हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एडवोकेट शुभेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लीगल फार्म 01। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आज की डेट में जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। उनके अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। वो कंट्रोवर्सी किस चीज से रिलेटेड है, क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या आज भी अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलिए आइए देखिए। कंट्रोवर्सी जो है वो पॉलिसी के रिगार्डिंग है। 2021 और 2020 में एक पॉलिसी लीड डाउन करी थी दिल्ली गवर्नमेंट। हम लोगों ने उस समय सुना होगा कि लोग बात करते थे कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलेगी दारू की, या दो बोतल पे चार बोतल फ्री मिलेगी दारू की। उस समय ऐसी कुछ स्कीम आई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी स्कीम आई थी, यही स्कीम आई थी, बट ऐसी ही कुछ स्कीम आई। और ये जो स्कीम है अल्टीमेटली उससे हो क्या रहा था कि जब इसमें कुछ लोगों को जो है फेवरेटिज्म मिल रहा था। जो ये पॉलिसी बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू ईडी, उसका कहना है कि इस पॉलिसी को फ्रेम करते समय की पार्टी ने कुछ पर्टिकुलर लोगों को फेवरेटिज्म दिखाया है। फेवरेटिज्म कैसा कि पॉलिसी उनके फेवर में रखी और उनके फेवर में रख करके पैसे कमाए उनसे। और इस वजह से जो है ये पता कि अब जब इसमें कुछ लोगों को जो है फेवरेटिज्म मिल रहा था, जो ये पॉलिसी बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू ईडी, उसका कहना है कि इस पॉलिसी को फ्रेम करते समय इन्होंने, आपकी पार्टी ने कुछ पर्टिकुलर लोगों को फेवरेटिज्म दिखाया है। फेवरेटिज्म कैसा कि पॉलिसी उनके फेवर में रखी और उनके फेवर में रख करके पैसे कमाए उनसे। और इस वजह से जो है ये पूरे पिक्चर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो सामने आ जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या चार्जेस जो है उनके ऊपर लगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अरेस्ट तो वो हो ही चुके हैं, देखते हैं चार्जेस क्या क्या लगे उनके ऊपर। देखिए, चार्ज के ऊपर ईडी के हिसाब से जो चार्जेस है वो ये है कि जो ये पैसा इन्होंने पॉलिसी के थ्रू जनरेट किया अकॉर्डिंग टू ईडी, उन्होंने ये वो पंजाब इलेक्शन कैंपेन में लगाया। अब वो ऐसा इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ लोग जो कैंपेन कर रहे थे आपके लिए, उन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है एज अ विटनेस। वो बाद में कोर्ट में आएंगे और वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, वहां पे आके देंगे कोर्ट में। दूसरी चीज, दूसरा जो चार्ज फ्रेम हुआ इनके अगेंस्ट, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का फ्रेम हुआ है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी। जो ये लिकर पॉलिसी लेकर के आ रहे थे 2021-22 की, उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करी और लोगों के साथ मिलकर के, जिनके फेवर में ये जाना था, ये पॉलिसी जा रही थी, उनके साथ बैठ करके इन्होंने जो है कॉन्स्पिरेसी करी। और कॉन्स्पिरेसी करके पूरे प्लान के साथ ये जो है इन्होंने एक पॉलिसी पूरी फ्रेम आउट करना शुरू करी। फिर जो तीसरा सबसे बड़ा एलिगेशन जो इनके ऊपर ईडी जो है वो लगा रही है, वो ये है कि जो पॉलिसी बनी थी 2021-22 वाली लिकर पॉलिसी बनी थी, उसमें से सबसे ज्यादा तो फेवरेटिज्म हुआ है वो साउथ ग्रुप को मिला है। उनको सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म दिया गया है। तो जो पॉलिसी बननी थी लोगों के लिए, वो पॉलिसी कुछ ही लोगों के लिए बन रही है ईडी के हिसाब से, अगर ईडी का चार्ज देखा जाए। चौथी सबसे बड़ी चीज ये कि ईडी बोल रही है की कॉन्स्पिरेटर थे, इन्होंने ही पूरा जो है षड्यंत्र, जो मोटिव था वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का ही था। उनके दिमाग में पहले से ही सारी चीजें थी और उन्होंने बाकी जो उनके पार्टी के मेंबर्स है उनको इंक्लूड किया और अपना जो भी इंटेंशन, जो भी मोटिव था वो शेयर किया सबके साथ। तो जितने लोगों के साथ शेयर किया वो जो कॉन्स्पिरेटिव सब लोग जो है वो इंक्लूड हो गए। तो उन जो जो इंक्लूड हुआ वो सब लोग जो है वो ईडी के चार्ज के अंदर है और इसमें अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्पिरेटर माने गए हैं। तो ये चौथी सबसे बड़ी चीज। पांचवी सबसे बड़ी चीज जो निकल करके आ रही है वो ये है कि ईडी का कहना है कि 9 बार सम्मन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को और 9 में से एक बार भी जो है अरविंद केजरीवाल अपीयर नहीं हुआ है कोर्ट में आके। देखिए, वॉयलेशन ऑफ द लॉ एक बहुत बड़ी चीज। आपको देखिए प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब देखिए, मैं और भी जब चीजें देख रहा था तो पता ये चला कि अरविंद केजरीवाल ने रिक्वेस्ट करी थी कि उनको जो है ऑनलाइन अपीयरेंस मिले, ऑनलाइन अपीयर हो जाए वो कोर्ट में आकर के, फिजिकल ना हो। ईडी चाह रही थी कि वो फिजिकल अपीयर हो कोर्ट में। इस बेसिस पे जो है 9 बार सम्मन गया, 9 बार में एक बार भी वो अपीयर भी नहीं हुआ आकर के। तो अब हुआ ये कि अल्टीमेटली फिर ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब जो भी चीज थी, जो भी कंटेंशन जो अरविंद केजरीवाल का था, उनको ऑनलाइन आकर के जो ट्रायल था वो देना था, अपना अपीयर होना था कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं ईडी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ईडी ऑलरेडी प्री प्लान थी कि उसको अरेस्ट करना ही करना है इस केस के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं चीजें थी। फिर छठा सबसे बड़ी जो चीज आ रही है वो विजय नायर की आ रही है। विजय नायर जो है फॉर्मर हेड ऑफ कम्युनिकेशन रह चुके हैं आपके अंडर, आप पार्टी के अंदर। अब ईडी का कहना ये है कि ये आदमी जो है वो मिडिल मैन था, जो कि साउथ ग्रुप और आपके बीच का जो भी लेन देन, जो भी फंडिंग, जो भी काम होता था वो ये मैनेज करता था। तो इसका भी बड़ा नाम है। जो इसके ऊपर भी एलिगेशंस लग रहे हैं, ये भी इस केस में इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद जो सातवीं चीज है जो इनके है कि ये ईडी को सीक्रेटली मॉनिटर कर, ईडी का ऐसा एलिगेशन है इनके against। अब भी सीक्रेटली अगर ईडी को मॉनिटर कर रहा है कोई, तो वो अगेन द वॉयलेशन ऑफ द लॉ है। तो ये फिर जो है फिर एक ऑफेंसिव में ही जाता है, जो कि ईडी जो है उसको आज की डेट में चार्ज कर भी रही है इनको। और यहाँ पे ईडी ये भी बोल रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो है इनके पास से मिले भी हैं, बट वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो। उनकी कंडीशन ऐसी है कि उससे कोई भी डाटा रिकवर नहीं किया जा। तो ये सारी चीजें जो है ईडी का कहना, ईडी ने ये सारी चीजें एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है। अब क्या देखिए, ये है कि इसमें टर्म यूज हुआ है साउथ ग्रुप। साउथ ग्रुप है क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, ये कोई इडली डोसा, ये सांबर नहीं है। साउथ ग्रुप एक ईडी के द्वारा दिया गया एक टर्म है, ठीक है। अब ये साउथ
साउथ ग्रुप में है क्या कि ये जो आपको इसमें भारत राष्ट्र समिति पार्टी की मेंबर के कविता, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव भी है, इन्होंने ऐसा ईडी कह रही कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को फंड किया। इन्होंने 100 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को फंड किया अभी रिसेंट। ये इसमें प्राइम एक्यूज भी है इस केस और ये के कविता है कौन? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उनकी बेटी है ये। और इनमें से जो भी नाम देख रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है पूरे इंसिडेंट। तो ये कविता आज की डेट में जो है आ चुकी है दिल्ली, और दिल्ली में अपना स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करवा रही है, कोर्ट में अपीयर भी होंगी। और बोला ये जा रहा है कि इन्होंने पूरी मदद करी है आपकी पैसा देने में। ये बोल रही है कि उनके पास पैरामा फसाई एविडेंसेस भी है इनके अगेंस्ट। तो देखते हैं, ये है पूरा साउथ ग्रुप, जिसको ईडी बोल रही है कि ये जो साउथ ग्रुप है, इसमें से कुछ एंटिटी ऐसी हैं जिनको फेवरेटिज्म मिला है, और इसमें से कोई ना कोई किसी ना किसी के पास कंपनीज है जो कहीं ना कहीं अपना शेयर रख उस कंपनी में। तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्या इनकी जो अरेस्ट है वो इलीगल है, लीगल थी वहां पे। देखिए, जो इनकी जो अरेस्ट है वो अगर देखा जाए सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर, तो बिल्कुल ही लीगल है। देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सबको पावर दे रखी है अरेस्ट करने की। और किस बेसिस पर अरेस्ट करने की? रीजन टू बिलीव। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ इसने काम किया होगा, मुझे पूरा भरोसा ये कर सकता है, रीजन टू बिलीव है, उसी बेसिस पे ईडी जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। बट वो इन राइटिंग करेगी कि भाई किस बेसिस, किस ग्राउंड पे आपको जो है अरेस्ट कर रही है। वो ये बिना इन राइटिंग किए वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, इन राइटिंग में होगा। और यहाँ पे उसके बाद वो डिसाइड करेगी किसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे ही मे अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर उसको लगता है हाँ किया, उसको पूरा विश्वास है तुमने किया है, फिर भी वो अरेस्ट नहीं कर सकती अगर वो चाहे तो। अगर उसको लगता है हाँ तुमने किया होगा, बट उसको लगता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, तो भी वो अरेस्ट कर सकती है। तो ये प्रोविजन ही ऐसा है सेक्शन 19 के अंदर, अगर कोई अरेस्ट होता है वो इलीगल हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। बस ग्राउंड्स पता होने चाहिए, आर्टिकल 22 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, और सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। अभी चलिए आगे देखते हैं, आगे अब क्या, अब जब ये अरेस्ट हो गए, क्या कोई भी अरेस्टेड सीएम जो है क्या अपनी सीएमशिप को कंटिन्यू कर सकता है? तो देखिए, बिल्कुल कर सकता है। ऐसा कोई लॉ कहीं पे भी नहीं दे रखा कि आप अरेस्ट होने के बाद जो है आप अपनी सीएमशिप छोड़ना पड़ेगा, ये मैंडेटरी नहीं, कहीं नहीं दे रखा। अगर आपको सीएम बने रहना है तो आप बने रह सकते हो, बट एक बार अगर आपके अगेंस्ट एविडेंसेस प्रूव हो गए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट में, तो उस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, और आर्टिकल 164 की प्रोसीडिंग्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शुरू हो जाएंगी, और आपको सीएमशिप से हटा दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या, मान लीजिए, चलिए ठीक है ये सब चीजें नहीं होती है, मान लीजिए आप फिर भी सीएम बने रहते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। जो आपको काम डे टू डे करने होते हैं, मीटिंग्स करनी होती हैं, वर्क ऑर्गेनाइज करना होता है, डॉक्यूमेंट पे साइन करने होते हैं, एक मेमोरेंडम बनाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास जो भी आपके मेंबर आ रहा है, आपके पार्टी का मेंबर आ रहा है साइन कराने के लिए, वो पहले जाएगा कोर्ट से ऑर्डर लेगा, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट लेके आएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उस केस में ये जब लंबा प्रोसेस लेंदी होने लगता है, तो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस लगने शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, काम रुकना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 239 ए बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो ये बताएगा कि इफिशिएंटली काम नहीं हो पा रहा है। वहां पे प्रेसिडेंट जो है अपना पावर लेगा और डिसाइड करेगा, और वो प्रेसिडेंशियल रूल वहां पे लगा देगा। तो अल्टीमेटली ये चीज पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं बहुत। अगर ये केस में अगर सीएमशिप नहीं कंटिन्यू करते हैं जेल से, तो प्रेसिडेंट रूल लगना तय है, ये तो आप मान के चल लो आर्टिकल 239 ए बी के अंदर। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं कंक्लूजन पे। देखिए कंक्लूजन क्या है, देखिए इनको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए पीएमएलए के अंदर एक बार भी कोई आदमी किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट हो गया, पीएमएलए का नेचर ऐसा है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल नेचर, बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। हम पी चिदम्बरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पी चिदम्बरम वर्सेस ईडी का जो केस है, का आई थिंक केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन थी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अगर आपको बेल के लिए अर्जी लगाई जा रही है, वहां पे तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस केस में कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि अगर कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, उस केस में अगर बेल कोई मांग रहा है, एंटीसिपेटरी बेल कोई मांग रहा है, तो बहुत आराम से और सारे फैक्ट्स को देख करके ही बेल देना, मतलब बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, पूरी चीज को देख करके उसके बाद ही एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए उसको। तो इस केस में तो रेगुलर बेल फाइल्ड है, तो इस केस में भी कोर्ट जो है बहुत सोच समझ कर और बहुत टाइम ले करके अपना डिसीजन जो है वो लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी गाइड, भले वो एंटीसिपेटरी के बेसिस पे हो, 438 ऑफ सीआरपीसी का हो,
बट स्टिल कोर्ट ऐसे केसेस में, जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है अपना अपना मेमोरेंडम जो है उसी तरीके से फॉलो करता है। अब देखिए, जब मैं इसको देख रहा था, कि जब मैं इस पॉलिसी के पर्पस को देख रहा था, इस पॉलिसी का पर्पस ये था कि सबसे पहली चीज कि मोनोपोली को खत्म करना है और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाना है। अभी स्टेट का रेवेन्यू तो बढ़ गया, पर मोनोपोली कैसे खत्म करोगे भाई? मोनोपोली, मैंने एक जगह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा होता है 150 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। ये 150 रुपए कोई छोटी रकम होती है? छोटी रकम नहीं होती है। 150 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी होंगे इसके अंदर, नो डाउट, बट आप मोनोपोली अगर खत्म कर रहे हो, तो ये 150 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर रखा है वो बहुत बड़ा है। ये कहीं ना कहीं मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। आपने 5 साल का वहां पे एक्सपीरियंस रखा, वो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर ने 150 करोड़ का टर्नओवर रखा है, तो ये मॉनिटरी गेन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप मोनोपोली खत्म करना तो चाहते हो, पर पैसे भी कमाना चाहते हो, तो कैसे होगा? मोनोपोली और पैसे दोनों साथ में कैसे? भगवान मालिक है, मुझे नहीं पता। अब देखते बेल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इन बेल जैसे ऐसे केसेस में बेल मिलना टफ हो जाता है, बट इलेक्शन पास में है, तो हो सकता है इलेक्शन के बेसिस पे ही बेल मिल जाए अरविंद केजरीवाल को। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, तो सबको बेल मिल जाएगी, बाकी लोगों को। तो यहाँ पे एक एक चीज जो है फूक फूक कर रखा जाएगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट एक विटनेस भी खड़ा है, और इस पूरे चेन को कंप्लीट करने के लिए के कविता भी जो है वो लैंड कर चुकी है दिल्ली में। तो देखते हैं प्रेमा फसाई एविडेंस कितने ज्यादा हैं ईडी के पास, उस बेसिस पे पता चलेगा कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी इनको। जहां तक मुझे लगता है कि अगर जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का कंटेंशन है कि उनको ग्राउंड्स नहीं बताए गए और इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी वजह से जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अगर इस चीज को सिर्फ देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं, तो उनको बेल मिल सकती है, और अगर ग्राउंड किस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया गया ये नहीं बताया गया, तो उनको बेल बिल्कुल मिल सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बट बहुत डाइसी केस है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं भी पता होती है, बहुत सारे एविडेंसेस हम लोगों को नहीं पता होती, फंड्स कहाँ से कहाँ गए, इधर गए। तो वो जितना भी फंड्स होगा, वो सारी चीजें बहुत मैटर करेंगे। अभी जैसे रिसेंट अभी आज ही एक जजमेंट आया कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी जो है अपनी मर्जी से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो आईपीसी का वर्ड सेक्शन 120 बी नहीं उठा के कहीं भी नहीं इम्पोज कर सकती। जब इकोनॉमिक ऑफेंस होगा, जब पीएमएलसी में पीएमएलए में कोई भी ऑफेंस होगा, तभी क्रिमिनल वहां से वो सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप लेकर के होगा, तब अप्लाई करोगे उसको उसके अंदर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इसमें इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हटता नहीं हटा, ये भी बहुत बड़ी चीज होगी देखने वाली। लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से बहुत डाइसी है, 50-50। कोर्ट इतना समय इसीलिए ले रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट का मन भी बन रहा है इस चीज को, कि बार बार कोर्ट को बेल की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं कर रही है, वो ले रही है। हाँ ठीक है, चार्जशीट फाइल होने के बाद ले रही है, तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि हाँ हो सकता है, दे में बी चांसेस कि उनको बेल मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जो भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे जरूर पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।